मैं लाइव हूँ इस वक्त। इज इट ओके? नमस्ते नमस्ते, मैं लाइव हूँ। कोई मुझे बताएगा? मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। हाँ, अभी लाइव है। हाँ, चेक कीजिए। इज द साउंड ओके? अभी चेक करा है ना? ठीक है, साउंड साउंड तो शुरू कर देना। ओके। इज एवरीथिंग ओके? साउंड ओके? पिक्चर ओके? नमस्ते। आज आप लोगों के सबके सामने मैं यहाँ उपस्थित हूँ, रघुवीर सहाय अपने पिताजी की याद में कुछ बातें बताने को। उसके भी पहले मैं अर्पण कुमार जी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस महीने ये इतनी अच्छी श्रृंखला रखी और इसमें कई लोगों ने शिरकत की, कई लोगों ने अपने अपने विचार सामने रखे। पापा के छवि की सबसे पहली स्मृति जो मेरे जहन में है वो हमारे सबसे पहले मकान, दिल्ली में पहले मकान I-36 मोतीबाग से है। हम लोग, मैं, मम्मी और हेमा और गौरी बहुत छोटी सी थी तब, तो हम तीनों टैक्सी में अपने चाचा के साथ कानपुर से यहाँ दिल्ली आए और यहाँ पे आके फिर हम लोग स्टेशन से घर आए। पापा I-36 की बालकनी में से ऊपर से झांक रहे थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हाँ यही घर है I-36, गाड़ी ठीक जगह रुकी है। तो वो छवि जिसमें वो ऊपर से झांक के देख रहे थे, सुनिश्चित करा रहे थे स्थान, उसमें उनका बालों के एक लट नीचे आ जाना, झूल जाना, ये पूरे मेरे जहन में अभी तक बसी हुई है। ये स्मृति, ये पहली स्मृति है अपने पापा की। उसी मकान में मैं तब बहुत छोटी थी, लगभग 3-3.5 साल की, लेकिन बचपन से ही मुझे पढ़ने लिखने का या पढ़ते हुए देखने का लोगों को बहुत शौक़ था और ललक होती थी। बाकी बच्चों को जब स्कूल जाते थे वो लोग, तो ललक होती थी कि मैं भी जाऊं। तो मम्मी ने मेरे लिए एक बस्ते का इंतज़ाम कर दिया था और उसमें कुछ 2-4 किताबें डाल दी थी और यदा कदा वो अपने व्यस्तताओं के बीच में मुझे रसोई में बैठकर, मैं पीढ़े पे बैठती थी और वो मुझे कुछ कुछ अक्षर ज्ञान कराती रहती थी। पापा ने ये सब देखा, उनको लगा कि भाई लड़की में बहुत इच्छा है तो इसको दबाना नहीं चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। तो एक दिन मुझे याद है कि तब हम बच्चे ही थे, हम लोग छोटे, और 8 बजे तो बहुत रात हो जाती थी, आजकल की तरह नहीं कि लोग 1-1 बजे तक जगते रहते हैं। तो पापा ने 8-8:30 का वक्त होगा रात को, बहुधा वो इसी वक्त आया करते थे। मुझे जगाया या मैं जग गई इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे एक बोर्ड दिखाया और उसमें अक्षर थे और उन अक्षरों से जैसे म है, म अक्षर है, म से एक मछली बनी हुई है, मछली प्लास्टिक की मछली थी, उसको आप उसी बोर्ड पे आगे लगा दीजिए और फिर म, छ और ल में बड़ी ई की मात्रा लगा के मछली लिखेंगे। पापा ने मुझे पहला शब्द था जो उस बोर्ड पे लिख कर बताया, मछली। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गई और धीरे धीरे मैंने सीखना शुरू किया। एक और किस्सा उसी घर से याद आता है कि जब बच्चे बहुधा
रोना पीटना करते हैं, ज़िद किया करते हैं, तो मैंने भी की होगी और करती रही होंगी। तो एक छोटी चौकी थी जिस पर पापा कुछ सफ़ेद कागज़ थे, कोरे कागज़ वो रख देते थे और पानी के रंग मुझे दे देते थे। तो मैं रोते 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 धीरे 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 ब्रश से कुछ न कुछ चित्र बनाया करती थी और उस धीरे धीरे रोना भूल कर उस चित्रकला में मग्न हो जाया करती थी। पापा को बखूबी लगता है मुझे कि ये मालूम था कि बच्चों को किस तरह बहलाया जाता है और बहलाने के साथ साथ उन्हें किस तरह सिखाया जाता है। इसके बाद मेरी कुछ यादें जुड़ी हैं अपने दूसरे घर साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 के घर से, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि उन दिनों पापा बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे। काम काज के सिलसिले में उन्हें अक्सर दौरे पे जाना पड़ता था। लेकिन मैं वहाँ पे पास में एक स्कूल था, होप हॉल स्कूल, हम तीनों बहनें उसमें पढ़ते थे और 5वीं कक्षा में उन दिनों बोर्ड के एग्ज़ाम हुआ करते थे। तो मैं पूरी दिल्ली में मेरा दूसरा स्थान रहा 5वीं की बोर्ड परीक्षा में और मुझे उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा प्यार दुलार सब मिलेगा और नई नई चीज़ें आएंगी मेरे लिए। केक जैसी कोई चीज़ होगी जो उन दिनों अक्सर कमी होती थी बाज़ारों में भी कम मिलती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पापा वहाँ पे जो वजीफ़ा मिला था मुझे 150 रुपये 3 साल का, यानी 50 रुपये सालाना, ये 5वीं कक्षा की बात है। तो उस पर एंट्री पे साइन दस्तखत करने जाना होता था, तो पापा गए थे। पापा ने बस बहुत प्यार से पीठ पे हाथ फेरा, स्कूल में ही हमारी प्रिंसिपल के सामने ही, और जब वो बहुत खुश हो जाया करते थे तो गदगद हो जाते थे, तो कुछ बोलते नहीं थे लेकिन मंद मंद मुस्कुराते थे और अंदर से कुछ जैसे उनकी हंसी फूट रही है या प्यार दुलार फूट रहा है, उसको इतना ज़्यादा प्रकट नहीं करते थे। तो ये पापा की खासियत थी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा न तो दिखावा करते थे और न ही दुलार करते थे। शायद ये भावना छुपी रही हो कि अगर बहुत ज़्यादा दिखावा प्रकट किया जाए तो शायद प्रगति वहीं रुक जाए, उसके आगे हम कुछ कर ही ना पाएँ, उसी में लीन हो जाएं। या फिर ये दूसरी बात ये भी कि अहंकार इतना हो जाए कि हम उस अहंकार के आगे कुछ सोच ही ना सकें। ये बातें आज तक मेरे साथ हैं कि मैं कहीं कितना भी काम कर लो, कुछ कर लो, वो जैसे पापा थे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आजकल डाउन टू अर्थ, मेरे साथ भी लगभग वही चीज़ है। ये संस्कार उन दिनों के पड़े हुए लगते हैं। व्यक्तित्व के विकास में अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद पापा ने हम लोगों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुझे याद है उन दिनों रूसी प्रकाशन बहुत उपलब्ध थे यहाँ भारत में, दिल्ली में। तो प्रगति प्रकाशन, मीर, ये तमाम 3-4 प्रकाशन थे जिनकी कई पुस्तकें पापा लेकर आए। उसमें सबसे पहल मैंने लेव तोल्स्टॉय को पढ़ा, उनकी कहानियाँ पढ़ी जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी थी, वो कहानियाँ पढ़ी। अलेक्सी तोल्स्टॉय ने एक बच्चों के लिए लिखा है, वो मैंने पढ़ा। मैंने ही नहीं, घर के बाकी हमारे 3 भाई बहनों ने भी पढ़ा। लोक कथाएं थीं, मुझे आज तक याद है वो किताब, उसका कवर तक याद है, हीरा मोती नाम था उसका, जिसमें से हेमा मेरी छोटी बहन ने हमारे आर के पूनम वाले मकान में नाटक भी किया था उसकी एक कहानी को लेकर। तो ये सब चीज़ें जो थीं, ये हमारे व्यक्तित्व के विकास में पापा ने बहुत ज़रूरी समझी। हमें बाहर ले जाते थे वो, कई तरह तरह के लोगों से, अलग विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से हम मिलता हमारा मिलना नहीं होता था, मगर हम पापा को उनके साथ बात करते हुए देखते थे तो बहुत कुछ सीखते थे। दूसरे, हेमा उन दिनों नाटक करने लग गई थी, या एक आध नाटक हेमा ने किया था, आधे अधूरे तो किया ही था। तो अब पापा का दखल भी था नाटकों में, लिखते भी थे वो, और अनुवाद पापा ने किए हैं नाटक। तो हम लोग बहुधा
मंडी हाउस नाटक देखने जाते थे। और उन दिनों रविंद्र भवन में खुला मंच वहाँ पे वहाँ नाटक हुआ करते थे। तो एक ये बात हुई। दूसरे तमाम इस तरह की गतिविधियाँ जो हमारे आसपास होती रहती हैं, 26 जनवरी जैसे है, बहुत लोग नहीं जा पाते थे लेकिन हम लोग जाते थे। बिल्कुल सामने की कतार में बैठ के हम लोग देखते थे। बीटिंग द रिट्रीट हम लोगों ने वहीं देखी। ठीक है, पास मिलते थे पापा को, लेकिन वो ये भी तो हो सकता था कि वो हम लोगों को न ले जाते, लेकिन ऐसा नहीं था। उनको ये लगता था कि बच्चों को घर की दुनिया से निकलकर बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए, और अगर ये इतना इतना नसीब में है इस वक्त तो क्यों ना देखनी चाहिए। ये तो हम लोग के छुटपन की बातें हैं। धीरे धीरे जब और बड़े हुए तब किसी न किसी इतवार हम लोग अक्सर लोधी गार्डन जाया करते थे। शाम को हम लोग इंडिया गेट जाया करते थे। जाना एक इतना महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन जाके वहाँ पे सब लोग मिलजुल कर खाना पीना, खेलना, हम लोग खेलते थे। रिंग नाम की एक चीज़ हुआ करती थी जिसको हम चारों भाई बहन खेलते थे। मम्मी पापा आराम करते थे और पापा अक्सर आराम के साथ साथ कुछ कागज़ पे कुछ लिखा करते थे। तो उनका तरीका यही था कि जो उनके विचार आते थे वो उसको तुरंत उतार लिया करते थे, किसी भी कतरन पे, किसी भी कागज़ पे। तो ये वहाँ पापा करते थे और हम लोगों का काम खेलना होता था। लेकिन खेलने के साथ साथ बाहर की दुनिया कैसी है ये जानने का भी, क्या क्या गतिविधियाँ हैं, विभिन्न लोगों से हम लोग अपरिचित ना रह सकें, ये सब चीज़ें हम लोगों ने बचपन में पापा के माध्यम से, पापा की बदौलत हम लोगों को मिली। और शायद यही कारण है कि भाषा के संस्कार हों या गीत संगीत, नृत्य, नाटक, इन सब में हम लोगों की विशेष रुचि हो, इसकी नींव शायद वहीं से पड़ी हो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरे भाई ने बांसुरी बजाना सीखा, अपने आप बसंत ने सीखा। गौरी गाती बहुत अच्छा है, मैं भी एक ज़माने में गाया करती थी, अब नहीं। और हेमा तो खैर माहिर है ही नृत्य और संगीत दोनों में ही, क्योंकि वो रंगमंच से जुड़ी हुई है। तो ये सब संस्कार जो हैं ये यूं ही नहीं आए, इसके पीछे ये छोटे छोटे प्रयास थे जिन्होंने इन चीज़ों को बहुत बड़ा बना दिया अपने आप में। और पापा ने केवल ये हम लोगों के साथ तक ही नहीं किया। जब मेरा बेटा हुआ पीयूष, तो पापा उसको प्यार से नन्नू कहा करते थे। तो जब नन्नू जी 2-2.5 साल के थे, बल्कि और छोटे थे, 2 सवा 2 साल के, तो मैं अक्सर यहाँ आया करती थी प्रेस एनक्लेव में, और हम लोग जेएनयू में रहते थे, मैं, हेमंत और पीयूष। तो जब यहाँ आते थे तो हमारे यहाँ तमाम डिस्क थी संगीत की, तो वो नन्नू जी जिद करते थे अपने नाना से कि इसको चलाओ, फला गाना चलाओ, फला चीज़ सुनाओ। तो पापा उनको अलग अलग तरीक़ों की, चाहे वो मतलब मेरे सामने वाली खिड़की में हो गाना हो, या कोई दूसरा और फिल्मी गाना हो, या फिर एक हमारे पास एक रिकॉर्ड था जिसमें रविशंकर अपने शिष्यों को सितार और तालें सिखा रहे हैं। ये एक एलपी थी, लॉन्ग प्लेइंग डिस्क। तो उसमें एक ताल थी आड़ा चौताला, 14 मात्रा। ये बार बार बजती थी तो ये पीयूष के जहन में बैठ गई, और पापा यदा कदा उससे कहते थे, नन्नू आड़ा चौताला सुनाओ। तो नन्नू जी जो हैं वो पूरी 14 मात्रा की आड़ा चौताला, जैसे रविशंकर अपने शिष्यों को सिखाते थे, उसी तरह से वो अपने नाना को बताते थे। तो पापा का ये मानना था, मैं था पे जोर दे रही हूँ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा था कि किसी के भी व्यक्ति के विकास में अगर नींव अच्छी पड़ जाए तो वो अच्छा इंसान बनता है आगे जाके। हमें पापा केवल, हम जब मैंने बात की कि नाटक देखने जाते थे, या उन दिनों सप्रू हाउस में फिल्में लगा करती थी, वो देखने जाते थे। तो देखने का मतलब खाली देखना ही नहीं था, देखने से तो इंसान बहुत कुछ सीखता ही है। लेकिन पापा मुझे कम से कम, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी,
तो मुझसे कहते थे कि बेटा इसके तुमने क्या देखा और तुमने क्या समझा, इसके बारे में लिखो। मैंने एक आध बार 2-3 वाक्य लिखे होंगे, उसके बाद मेरा मन नहीं लगा उसमें, तो वो मैंने नहीं लिखा। लेकिन पापा ने ज़ोर नहीं दिया। उनको शायद लगा होगा कि जब लिखना होगा तब लिख लेगी, जब मन चाहेगा तब लिखेगी। पापा को करीने से रहना, सलीके से पहनना, अच्छा खाना, अच्छी भाषा बोलना, ये सब बातें बहुत पसंद थी। उनके उनके अंदर ही थी ये सब बातें। लोक संस्कृति या अपनी संस्कृति में वो इतना वो रचे बसे थे। वो कहीं भी जाते थे दौरे पर, जैसे हैदराबाद गए तो वहाँ से वहाँ की एक विशेष चीज़, हैदराबादी रुमाल, ये लेके आए। कहीं जाते थे तो वहाँ से मिट्टी के खिलौने जो वहाँ के ख़ास होते हैं वो लेके आए। जैसे एक बार मुझे याद है कि पापा युद्ध चल रहा था, ये पाकिस्तान भारत, तब अखनूर गए थे। अखनूर से वो कुछ टूटी हुई तश्तरियाँ, उनके टुकड़े, और कुछ फटे हुए पन्ने उर्दू में लिखे हुए, और एक आध उर्दू की बच्चों की किताबें, ये लेके आए। अब इनको लाने का कोई मतलब था नहीं, लेकिन न मालूम क्या भावना रही होगी, क्या क्या उनके दिल में उमड़ा होगा, या एक वो दृश्य बना होगा कि ये जब यहाँ पे इतना उत्पात हुआ है तो ये छूट गया है, ये तश्तरी टूट गई है जिसको कभी किसी ने इस्तेमाल किया होगा, या ये पुस्तक, इसके पन्ने जो बिखरे पड़े हैं, ये किसी बच्चे ने पढ़े होंगे। वो सहेज वो ले आए और वो सहेज कर उन्होंने रखे। तश्तरियाँ तो शायद आज भी हमारे घर में कहीं एक आध जगह पड़ी हुई हैं। सलीके से उनको, जब मैंने कहा कि सलीके से पहनना माफ़ कीजिए पहनना ओढ़ना अच्छा लगता था, तो मैं बता दूं यहाँ पे कि पापा बहुत खूबसूरत लगते थे जब वो कोट पैंट पहनते थे तब, जब वो धोती कुर्ता पहनते थे तब, और जब वो कुर्ता पजामा पहनते थे तब भी। क्योंकि पापा का ये कहना था हम लोगों से कि जो भी पहनो उसको सलीके से पहनो तो व्यक्तित्व में निखार अपने आप आएगा। ये बात मैंने बाहर बाद में जाके भी मुझे महसूस हुई कि आप बेशक महंगे से महंगा कपड़ा पहन लीजिए, लेकिन अगर सलीका नहीं है पहनने का, या उसको जिसको कहते हैं कि कैरी करना अंग्रेज़ी में, तो वो अगर कैरी करना नहीं आता है आपको, तो आप कुछ भी कर लें, आप बेहतर नहीं लग सकते हैं। गाते भी थे पापा, ये बात ऐसे नहीं किसी को प्रतीत होती थी। लेकिन एक बार हम लोग अपने, जब आर.के. पुरम के मकान में हम लोग थे, तो गर्मियों में ऐसे ही टहल रहे थे, हम लोग अपनी दोस्तों के साथ में। तो एक घर वहाँ एस.पी. सिंह साहब थे, कैप्टन एस.पी. सिंह थे। उनके घर में वो हम लोगों के यहाँ अक्सर आया करते थे, पापा मम्मी भी अक्सर जाया करते थे उनके यहाँ। तो शाम को यही झुटपुटा ऐसे समय था, 7-7:30 का समय था, गर्मी के दिन थे। तो वहाँ से मुझे गाने की आवाज़ आई, और जब मुझे लगा कि ये तो पापा की आवाज़ है, सिंह साहब के यहाँ से कैसे आ रही है। तो फिर जब पास खड़े होकर बरामदे में उनके सुना, पापा ही थे, और पापा कोई गज़ल गा रहे थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कभी ये बात मुझे मालूम ही नहीं हुई कि पापा गाते भी हैं। और ये बात बहुत बाद में जाके हम लोगों को जब तब मालूम चली, जब पापा ने कविता आवृत्ति के कार्यक्रम किए और उसमें कई अपनी कविताओं की, और गेल जी पे की कविताओं पे कार्यक्रम किया। उनकी कविताओं को उन्होंने उनकी धुन बनाई। मम्मी ने उसमें बहुत मदद की उसकी स्वर लिपि बनाने में, लेकिन धुन पापा की ही थी। तो मुझे निराला जी की कविता भर देते हो उन्होंने सिखाई, गाकर सिखाई। उसकी धुन भी उन्होंने ही बनाई थी। अब मेरा गला बहुत ख़राब है, वरना मैं इस वक्त आपको गा के भी सुना देती हूँ। और जयशंकर प्रसाद जी की तुमुल कोलाहल कलह में, ये सिखाया। और इसकी धुन बनाई और मैंने इसको सीखा। बहुत खुश होते थे।
ऑल इंडिया रेडियो में एक बार ऑडिशन हुआ, कविताओं को आप किस तरह से गा के या गाने का। तो मैंने कहा मैं ये दोनों कविताएं गा के वहाँ सुनाती हूँ। पापा ने कहा ठीक है जाओ। उन्होंने मना तो कभी किसी चीज़ के लिए किया नहीं था। तो मैं गई ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन के लिए। लेकिन अब क्या बताएं, वो बदकिस्मती की थी कि फेल कर दिया मुझे। और शायद इसमें ये भी रहा, आवाज़ तो ठीक ठाक थी, लेकिन वहाँ पे उनको लगा कि ये जो है ये एक गीत नहीं है, ये कविता है जो कि कविता की तरह गाई जा रही है। इसमें वो छंद नहीं है, या हम वैसा तबला नहीं बजा सकते कि हम वो मात्राएं पकड़ सकें। बहरहाल गलती उनकी, फेल मैं। बहुत छुटपन में भी पापा ने हम लोगों को हम कविताएं लिखी, बाल कविताएं जो लिखी थी तो गा कर सुनाते थे। एक था चूहा जिसके थे दांत, एक दिन चूहे को रोटी मिली। ये सीखा। फिर पापा ने एक और कविता में मुझे याद पड़ता है सुनाई थी, हाथी चढ़ा पहाड़ पर, और इसके आगे का मुझे कुछ याद नहीं है। कुछ बादल थे और या क्या था कि वहाँ कुछ उसको दिखाई नहीं दिया, ऐसा कुछ था। और ये एक था चूहा तो इतनी प्रचलित हो गई ये कविता कि ये कविता हम बच्चों ने अपने बच्चों को भी गाकर सिखाई। और इसमें मेरी बिटिया का गा रही है, गुंजन गा रही है, और वो हम लोगों ने उसको, आजकल जो हमारे पास सुविधा है कि हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो हमने उसको रिकॉर्ड भी किया हुआ है। पापा कई तरह के हमारे घर में एक तरीके से उन दिनों खजाना हुआ करता था लॉन्ग प्लेइंग डिस्क का या ईपीस का, एक्सटेंडेड प्लेइंग डिस्क का, जिसमें कि तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंटल और वोकल संगीत, हिंदुस्तानी हो, कर्नाटक भी था। बाला मुरली कृष्ण हमने पहली बार जब मैं मेरे ख्याल से 10वीं क्लास में थी तब सुना। जॉन बेयर्स को मैंने सुना। इस तरह से तमाम ये पूरा खजाना था। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक था, मोजार्ट, चाइकोव्स्की और बेथोवेन, ये सब हम लोग जो है ये अदा कदा पापा की बदौलत सुनते ही रहते थे। हमारे यहाँ छोटा भाई जो मेरा था उसको बचपन से इंजीनियरिंग का बहुत शौक था, तो तमाम तरह के साइंस प्रोजेक्ट्स अपने आप ही बनाता था और उसमें पापा उसकी मदद भी किया करते थे। तो एक कुछ समय की बात है कि पापा बसंत को चाहिए था एक डायनामो। तो डायनामो के लिए पापा, मैं और बसंत दरियागंज में उन दिनों एक बाज़ार लगा करता था दरियागंज के पीछे कहीं, जिसका नाम चोर बाज़ार रखा गया था, और वहाँ पे इस्तेमाल की हुई चीज़ें बिका करती थी। तो वहाँ से हम लोगों ने डायनामो वगैरह ख़रीदा और कुछ और भी चीज़ें, ट्रांसफॉर्मर्स, छोटे मोटे ये सब चीज़ें खरीदी। उसके बाद पापा एक जगह पे ठिठक गए। ठिठके क्यों? वहाँ उनको चाइकोव्स्की के स्वान लेक के 5 LPs मिल गए। 6 में शायद वो पूरा वॉल्यूम है उनका, इसका स्वान लेक का, लेकिन उनको 5 मिले। छठे को वहाँ ढूंढते रहे पापा कि कहीं तो दिख जाए, लेकिन नहीं था। बहुत अफसोस हुआ उनको इस बात पर भी कि वो मिला नहीं एक वॉल्यूम, और इस बात पर और ज़्यादा कि जिस व्यक्ति ने इसको निकाल दिया है अपने घर से, इस्तेमाल करके बेच दिया है, उसने उसकी कदर नहीं की कि उसने इतनी बेशकीमती चीज़ में से एक चीज़ खो दी। बहरहाल वो स्वान लेक आज भी हमारे यहाँ मौजूद है। हमारी सुबह हुआ करती थी अक्सर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की चैती सुनते हुए, पंडित कुमार गंधर्व के निर्गुण भजन सुनते हुए, या पंडित भीमसेन जोशी को सुनते हुए। हम लोगों के लिए विभिन्न पाश्चात्य संगीतकारों की सिम्फनियाँ और शास्त्रीय संगीत की बहुमूल्य प्रस्तुतियाँ कोई नई बात नहीं रह गई थी। हम लोग यदा कदा सुनते रहते थे। हालांकि उन दिनों कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी हमें, लेकिन धीरे धीरे कान में जब सुर पड़ते रहते थे, कान में ये सब जहन में बैठता गया और इम्प्रिंट होता गया।
तो ये ऐसा इम्प्रिंट हुआ कि जब हमारा जब जिक्र किया मैंने नन्नू यानी पीयूष का, तो उसके साथ भी मैंने ये प्रयोग किया कि जब वो बहुत ज़्यादा परेशान करता था या उसको नींद नहीं सोता नहीं था, तो मैं हमारे उन दिनों कैसेट्स हुआ करती थी, तो मैं कैसेट्स में ये तमाम तरह का संगीत जो है बाला मुरली कृष्ण जी का हो, कर्नाटक संगीत हो, या पंडित भीमसेन जोशी या कुमार गंधर्व, ये सब मैं बजाती रहती थी और पीयूष इनको सुनते सुनते सो जाया करते थे। तो ये संस्कार जो पापा से हमको मिले, वही चीज़ें हम लोगों ने आगे अपने बच्चों में बढ़ाने की कोशिश की। बिटिया को ओडिसी नृत्य सिखाया, क्योंकि मैंने देखा कि उसको उसमें ताल और सुर दोनों का ज्ञान है, इसलिए ये बातें उनकी सिखाई तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो कभी सिखाते कुछ नहीं थे पापा, बस बताते थे, कहते थे। तो ये सब बातें हम में जो आ गई हैं अपने आप, वो हमने आगे भी बढ़ाई। अब कई बार मुझे लगता है कि इतने सारे गुण थे पापा में, कुछ अवगुण भी होने चाहिए थे। तो क्रोध एक चीज़ थी, हालांकि गुस्सा उनको बहुत कम आता था, और ऐसा गुस्सा आता था कि आता था और गया गुस्सा, मतलब वो क्षण में गायब होता था गुस्सा उनका। हाँ, अक्सर झुंझलाए हुए दिखते थे वो, क्योंकि इतना काम का तनाव था उनके ऊपर, और अकेले थे, अकेले उनको करना था, और हम 4 बच्चे थे, ये पूरी जिम्मेदारी थी। पर कभी पापा ने हम लोगों को फटकारा नहीं, बेशक कितनी गलतियां हम लोगों ने की हो, पापा ने कभी फटकारा नहीं, मारने का तो सवाल ही नहीं उठता। एक बहुत मज़ेदार किस्सा याद आ रहा है कि वो गौरी से जुड़ा है। गौरी अगर सुनेंगी इसको तो गुस्सा ना हो। वो गौरी मेरी सबसे छोटी बहन, हेमा के बाद। कोई बात रही होगी जिसमें पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और कभी उनको इस तरह देखा नहीं था कि वो छड़ी लेकर गौरी के पीछे पीछे दौड़े। और गौरी ने क्या किया, गौरी शुरू दिन से थोड़ी मजाकिया किस्म की थी, तो उसने हमारी कपड़ों की अलमारी थी आर के पुरम में मकान में लकड़ी की, उसके अंदर घुस गई और वहाँ से चिल्लाने लगी, अरे कोई है बचाओ बचाओ, अरे कोई है बचाओ। पापा ने ये सुना, और वो कमरे के दरवाजे तक ही थे, इतना सुना, मारते मारते नहीं, वो डराने के लिए ही आए थे, या गुस्सा उनको आया था। लेकिन जब उन्होंने ये बचाओ बचाओ की आवाज़ें सुनी अलमारी के अंदर से, तो उनकी इतनी ज़ोर की से हंसी फूटी, और वो हंसते हुए अपने घर के वरांडे में आ गए। दूसरा इंसिडेंट जो है, वो दूसरा किस्सा, वो मेरे साथ हुआ। वो हमारे यहाँ जब हम लोग काफ़ी बड़े हो गए थे, मैं एनटीपीसी में रूसी अनुवादिका के तौर पर काम कर रही थी, अपने टीवी रेडियो उन सब कामों के साथ साथ। गौरी जेएनयू में थी उन दिनों, हिस्ट्री पढ़ती थी, तो उनको पढ़ने के लिए कुछ न जाने क्या बात हुई थी, कुछ बात हुई थी ऐसी कि हम दोनों बहनों में कुछ कहासुनी हो गई, और कहासुनी जो थी वो कुछ ज़्यादा बढ़ गई, और मुझे दफ्तर के लिए देरी हो रही थी, क्योंकि 9 बजे मुझे वहाँ रिपोर्ट भी करना होता था, 9:30 बजे। और तो जब पापा के कान तक ये बात पहुँची तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने गौरी का पक्ष लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, और मैं इतने गुस्से में दरवाज़ा बंद करके लगभग पैर पटकते हुए गई दफ्तर, और वहाँ पे अपना एंट्री कर दी, और उसके बाद में मुझसे काम कुछ हो ही ना, क्योंकि इस तरह का रिश्ता तो पापा के साथ कभी रहा ही नहीं था, कि मतलब वो गुस्सा हो और मैं भी गुस्सा हो जाऊं और मैं पाँव पटकते हुए चली जाऊं। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन किया घर, पापा ने उठाया। मैंने उनसे कहा कि पापा, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने इस तरह से बर्ताव किया। और पापा जो थे वो लगभग वो अंदर ही अंदर जैसे रोते हुए उन्होंने कहा, अरे बेटा, तुम इसको अभी तक याद रखे हो इस बात को, कभी ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों पर हमारा गुस्सा फूटे? ऐसा नहीं हो सकता, जाओ अपना काम करो, काम में मन लगाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो घर से निकली होंगी और उनका गुस्सा उसी वक्त शांत हो गया होगा।
ये भी एक ख़ास बात है कि अगर गुस्सा आता है तो वो तुरंत के तुरंत अगले क्षण गायब हो जाए। अब मैं आपको बताऊं, जब मैंने काम करना शुरू किया, अभी तक तो ये रेडियो, ये दूसरे कामों की बात थी, लेकिन रेडियो टीवी में जब मैंने शिरकत शुरू की, अपने उद्घोषणाएं की और स्क्रिप्ट राइटिंग की, समाचार में तो सबसे अंत में वहाँ पे आई हूँ, तो कभी भी पापा सबसे बड़े आलोचक थे, सबसे बड़े और सबसे पहले। दुनिया जहान कुछ भी कह दे कि बेशक उन दिनों समीक्षक लोग समीक्षा लिखा करते थे कि फला न्यूज़ माफ़ कीजिए, फला समाचार वाचक ने ये शब्द गलत पढ़ा, या इसका उच्चारण ये होना चाहिए था, या उसने कपड़े ऐसे भद्दे तरीके से पहने थे। जो भी कुछ समीक्षक को लगता था वो समीक्षा के तौर पर अखबार में भी छपता था और पत्रिकाओं में भी छपता था। तो दुनिया कुछ भी कह ले, कभी मेरा नाम इस तरह से आया ही नहीं, बल्कि हमेशा जब भी आया तो ये आया कि वो बहुत ही शुद्ध बेहतर उच्चारण और बेहतर प्रस्तुति, और ऐसा लगता ही नहीं कि वो पढ़ रही हैं, वो लगता है कि बोल रही हैं, आपसे बात कर रही हैं। तो अच्छा लगता था मुझे। और स्टूडियो से भी निकल के बाहर जब लगता था कि भाई प्रोग्राम तो फ्लॉलेस हुआ, कोई गलती नहीं है, घर आके मुझे लगता था कि वाहवाही मिलेगी। लेकिन वाहवाही के बजाय पापा सिर्फ इतना कहते थे, क्योंकि उन दिनों हमारे पास मेरे घर में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब हम शादी के बाद मैं हेमंत वहाँ रह रहे थे, तो वो वहाँ पे ये सुविधा नहीं थी हमारे पास उस वक्त रिकॉर्ड करने की। तो वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स हुआ करते थे जो यहाँ पापा के पास था। तो पापा मेरा हर बुलेटिन रिकॉर्ड करते थे, हर उद्घोषणा रिकॉर्ड करते थे। ये बहुत बाद में हम लोगों ने ये सुविधा अपने घर भी ख़रीद के ले आए। बहरहाल, तो जब हम यहाँ आते थे तो पापा ये कहते थे कि तुम बेटा देखो, अगर तुम इस तरह बैठती तो ज़्यादा अच्छा रहता, इस तरह बोलती तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये सब चीज़ें जो हैं, ये मतलब बैठकर उन्होंने कभी सिखाया पढ़ाया नहीं, बल्कि स्क्रिप्ट वगैरह में भी कई बार जब स्क्रिप्ट हमें लिखनी होती थी, किसी चीज़ के लिए दी जाती थी, और या अनुवाद करना होता था, तो कभी मन होता था कि पापा स्क्रिप्ट का अनुवाद कर दें या लिख ही दें ताकि मेरा काम कुछ हल्का हो जाए। पर नहीं, पापा कभी नहीं करते थे ये, बल्कि पापा कहते थे कि तुम करके दो, मैं देखता हूँ कि अगर मैं उसमें कुछ ठीक कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो ये नसीहत जो थी ये रेडियो में बहुत काम आई, क्योंकि रेडियो में समाचार वाचन केवल वाचन ही नहीं था, वहाँ पे साथ साथ अनुवाद भी करना पड़ता था। तो जब खुद अनुवाद करना सीखा तो वहाँ रेडियो के समाचार भी हम अनुवाद कर ही लिया करते थे। तो ये अनुवाद से लेकर टीवी में उद्घोषणाएं, स्क्रिप्ट लेखन, समाचार प्रस्तुति, यहाँ तक और तो और है, मतलब संगीत नाटक एकेडमी में मैंने लगभग 20 वर्ष वहाँ के लगभग सभी कार्यक्रमों में उद्घोषणाएं की हैं। तो जिसमें मुझे ये बहुत खुशकिस्मत हूँ कि विभिन्न संगीतज्ञों, कलाकारों, इनका सानिध्य मिला वहाँ पे मंच प्रस्तुतियों में। तो पापा की यही सब कही हुई बातें कि ऐसा बोलो, या बोलने के लिए सांस का प्रयोग कैसे करना चाहिए, सांस कहाँ रोकनी चाहिए, कहाँ नहीं, वाक्य कहाँ आप अंत करें, कहाँ ना अंत करें, या वाक्य में किस शब्द पे ज़्यादा जोर दें जिससे कि उस पूरे वाक्य का अर्थ सामने निकल कर आए। ये सारी पापा की कही हुई बताई हुई बातें जो थीं, ये वहाँ बहुत काम आती थी। एक किस्सा आपको सुनाती हूँ। टेलीविज़न में एक कार्यक्रम बनाया गया था वर्ड दिस वीक नाम से। उसका पीछे धारणा ये थी कि वहाँ पे दूरदर्शन में कचरे की तरह तमाम न्यूज़ रील्स और ये बाहर से जो क्लिपिंग्स आती थी, ये सब पड़ी रहती थी लगभग कचरे की तरह। तो उसको वहाँ पे अफसरों ने सोचा कि इसका कुछ उपयोग किया जाए और इससे कुछ एक कार्यक्रम ही क्यों ना बना दिया जाए। तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम था वो, कि उसमें एक हफ्ते में पूरे विश्व में क्या क्या
हुआ। जब उस कार्यक्रम को सफलता मिली तो वही कार्यक्रम हिंदी में भी बना। हिंदी में जब बना तो मुझे और लोगों के साथ साथ मुझे भी कहा गया कि इसमें ये स्क्रिप्ट है, ये क्लिपिंग है इसकी, इसका पीछे ये इसके डिटेल्स दिए हुए हैं, तो इसको आप अनुवाद कीजिए और अनुवाद वैसा कीजिए कि मतलब जितना विजुअल है उतना ही शब्द उसमें होने चाहिए। तो पहल जो मैंने मेरे सामने जो आया, वो क्लिपिंग आई, वो था न्यू जर्सी गाय। न्यू जर्सी में एक विशेष किस्म की कोई गाय होगी या कोई किसी विभिन्न विशेष टेक्नोलॉजी से वो उन गायों के साथ प्रयोग किया गया होगा, तो दूध बहुत देती थी वो गाय। उसमें इतना ही लिखा था बस। अब जब मैंने पलट के देखा उसको विजुअल, क्योंकि विजुअल भी होता था और साथ में फोटोग्राफ भी होते थे। फोटोग्राफ के पीछे डिटेलिंग काफ़ी होती थी और विजुअल तो विजुअल है, वो आपको दिख ही रहा है। तो जब डिटेलिंग देखी फोटोग्राफ के पीछे तो उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि क्यों इतना करना भाई, जब ये मुश्किल से 20 सेकेंड 30 सेकेंड की तो ये का विजुअल है और इसमें कितना मैं बता दूंगी, न्यू जर्सी में ये प्रयोग हो रहा है, ये काफ़ी है कहना। लेकिन पापा ने कुछ और कहा। उन्होंने कहा कि देखो विजुअल को बोलने दो, वो तो बोल रहा है, यानी दिख रहा है, तुम उससे आगे की बात करो जो दिख नहीं रही है। मसलन ये जो गाय इतना सारा दूध दे रही हैं, इन गायों की खुराक क्या है, इनकी नस्ल क्या है, इनकी देख रेख कैसे की जाती है। ये 2-3 चीज़ें हैं। अगर ये तुम दे दोगी, देखो डिटेल में अगर है तो उसको अनुवाद करके ये दे दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। मैंने वही किया और बहुत अच्छा गया, मतलब वो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। समाचार प्रस्तुतिकरण के वक्त भी बैठने का तरीका, दर्शकों से संवाद कैसे स्थापित किया जाए, और तो और है उन दिनों टेलीप्रॉम्प्टर बहुत नई चीज़ थी और कहीं लिटरेचर नहीं मिलता था कि टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो हमारे टीवी के जो बाबू अफसर थे, बाबू लोग, वो उनके लिए था कि टेलीविज़न में टेलीप्रॉम्प्टर आपके सामने है तो स्क्रिप्ट आपके सामने है, आप स्क्रिप्ट को बस वही देख के पढ़िए, चाहे संसद समाचार क्यों ना हो। संसद समाचार 10 मिनट के पूरे होते हैं। 10 मिनट कोई लगातार सामने देख के कैसे पढ़ सकता है, बातें कर सकता है लेकिन समाचार तो नहीं पढ़ सकता। तो ये सब चीज़ें पापा ने बताई कि देखो टेलीप्रॉम्प्टर स्क्रिप्ट नहीं है, वो सिर्फ एक ज़रिया है, तुम्हें एड है जिसको कहते हैं। लेकिन मैंने वही चीज़ें की, लोगों को, बाहर के लोगों को पसंद नहीं, मगर दूरदर्शन के लोग जो हमारे, अब मैं क्या कहूँ, इस किस्म के लोग थे टीवी के बाबू लोग की इतनी बारीकियाँ उनकी समझ में नहीं आती थी। वो कहते थे कि तुम कुछ प्रॉम्प्टर में ख़राबी हो गई थी या आपके पास कि आप सामने नहीं देख रही थी, प्रॉम्प्टर में नहीं देख रही थी। अब मैंने कहा कि प्रॉम्प्टर में हर वक्त देखना नहीं चाहिए, कहीं कहीं वाक्य में देखना चाहिए ताकि वो ऑथेंसिटी बनी रहे। लेकिन इतनी बारीकियाँ उनको कभी समझ ना आनी थी और ना आई। नतीजा ये होता था कि बहुत बार मेरी पेशी हो जाती थी मुझे कि भाई आपको डीडीजी ने बुलाया है, तो वहाँ ये कहा जाता था कि देखिए टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करना सही तरीके से आप सीख लें तो बेहतर है। तो मैं उस वक्त कुछ बताने के मूड में नहीं होती थी, क्योंकि मुझे जो दर्शक लोग देखते थे और दर्शकों की जो प्रतिक्रिया होती थी उस पर ज़्यादा भरोसा था। अनुवाद करते वक्त भी पापा ने बहुत जगह, क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग अनुवाद करते थे टेलीविज़न वगैरह में तो शब्दशः अनुवाद होता था, कहते थे नहीं, तुम अपने को सार उसका ग्रहण करो और अपने शब्दों में उसको कहने की कोशिश करो। जो शब्द न समझ आए तो वहाँ डिक्शनरी का उपयोग करो। डिक्शनरी पढ़ना, उन्होंने कहा कि बहुत पढ़ना, यहाँ मैं ज़ोर दे रही हूँ कि डिक्शनरी पढ़ी नहीं जाती, कोई कहानी उपन्यास नहीं है, लेकिन पापा ने ये कहा कि डिक्शनरी पढ़ो, रोज़ 10 शब्द जो हैं वो उसके तुम अच्छी तरह से कंठस्थ करो लगभग, या उसके पीछे उनको अच्छी तरह समझो। क्या समझो उसमें? क्योंकि पापा से जब कभी एक शब्द पूछा जाता था
कि भाई पापा ये एक शब्द समझ नहीं आ रहा, इसका अर्थ क्या होना चाहिए। तो वो उससे जुड़े हुए कई शब्द, उस शब्द के जैसे कई शब्द, उस शब्द की उत्पत्ति, उसका उच्चारण और उससे बनने वाले अन्य शब्द, ये सारा लेक्चर एक साथ दे दिया करते थे। तो उस वक्त तो इतनी इतनी बोरियत होती थी और कई बार बहुत ऊब होती थी कि बस अब एक शब्द क्या पूछ लिया कि पापा ने तो पूरा का पूरा ये डिक्शनरी खोल दी हमारे सामने। लेकिन आज जब मीडिया छात्रों को की कक्षाओं में अनुवाद पढ़ाती हूँ या रेडियो टीवी पर लेखन वगैरह कराती हूँ, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इतनी इतनी काम आती हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे छात्रों को भी बहुत इससे लाभ पहुंचा होगा। हमारे घर में बचपन से ही देखा, अक्सर छात्रों का जमघट रहता था, छात्र संगठनों के नेताओं का जमघट रहता था। आज जो बड़े बड़े नेता हैं उनमें से कई तो अब नहीं हैं शायद, लेकिन बहुत से नेता तब वो युवा थे, वो मौजूद रहते थे। कवि लेखक तो खैर आते ही आते थे। हम लोग घर में लगभग ये सब बातें सुनते हुए बड़े हुए हैं कि राजनीति में क्या हो रहा है और देश दुनिया में क्या हो रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, क्योंकि वो समय ऐसा था हम लोगों के लिए कि हमारे खेल कूद का समय होता था। स्कूल के में थे हम लोग, तो खेलने के लिए निकलना अत्यंत आवश्यक होता था। तो बस थोड़ी बहुत 2 मिनट दुआ सलाम करके कुछ बातें सुन के हम लोग निकल जाया करते थे। दिनमान के प्रशंसक, दिनमान पापा उन दिनों दिनमान के संपादक थे। दिनमान के प्रशंसक, दिनमान को पढ़ने वाले लोग तो दिनमान को पत्रिका मानते ही नहीं थे। वो कहते थे ये पत्रिका नहीं है, ये आंदोलन है। और यकीनन आईएएस की तैयारी करने वाले लोग, नेता लोग, मुझे याद है एक बार मैं दूरदर्शन के किसी काम से सुषमा जी तब मंत्री थी, सूचना प्रसारण मंत्री, तब उनसे मिलने गई थी। तो उन्होंने खुद ब खुद इस बात का जिक्र किया, क्योंकि सुषमा जी हैं या रामविलास पासवान जी रहे हों, ये तमाम लोग हमारे घर में आते थे, तो उस तरीके से थोड़ा बहुत परिचय था। तो वो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा तो दिनमान तो पत्रिका नहीं थी और ये तो आंदोलन था। ये उनके कहे हुए भी शब्द थे। तो आईएएस में जाने वाले लोग या नेतागिरी करने वाले लोग या छात्र संगठन, ये सब दिनमान पढ़ा करते थे। पापा ने तमाम गांव, शहर, ये छोटे शहर, कस्बों, यहाँ के लोगों से उनके कस्बों, उनके गांव की स्थिति परिस्थिति क्या है, इस पर रिपोर्ट लिखवाई। बल्कि प्रेरित किया लिखने को। दिनमान में कई लोगों ने लिखा और दिनमान में छपना उन दिनों बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। दिनमान के लेख वाकई दिशा देने में अव्वल थे। एक जिक्र और करना चाहूँगी इसी से जुड़ा हुआ, माफ़ कीजिए गर्म पानी पीना पड़ रहा है क्योंकि गला बहुत ख़राब है। किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की उद्घोषणा के लिए मैं बोधगया गई हुई थी। तो बोधगया में जब कार्यक्रम हो गया, उसके बाद किसी ने आके मुझसे कहा कि मुख्य अतिथि थी नेपाल की उप प्रधानमंत्री शैलजा आचार्य जी। तो उसने आके कहा कि शैलजा जी आपसे मिलना चाहती हैं। तो मैं गई मिलने, हेमंत जी भी साथ थे। आपको यकीन नहीं होगा, और मुझे खुद यकीन नहीं हुआ, कि शैलजा जी लगभग 5 मिनट तक मेरा हाथ थामे बैठी रहीं, कुछ बोली नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है।
क्यों ऐसा है? फिर अचानक उन्होंने कहा कि जब मैं जेएनयू में थी, छात्र नेता थी, तब मैं तुम्हारे आरके पुरम के मकान में आ चुकी हूँ और रघुवीर जी ने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया। तो ये राजनीति की जो समझ है और परिपक्व जो हुई है, ये उस लेखन से भी हुई है जो उन्होंने मुझसे करवाया। तो इस तरह के थे पापा। मैंने अभी जिक्र किया था कि पापा ने मुझसे कहा था कि नाटक या फिल्म देखो तो उसकी समीक्षा लिखा करो। एक बात और पापा ने कही थी जो कि मैं कर नहीं पाई, मुझे अफसोस है कि मैं कर नहीं पाई, हो सकता है कि किसी दिन करूं। वो है कहानी लिखना। हुआ ये था कि हमारे टेलीविज़न में जब मैं न्यूज़ समाचार में थी तो समाचार पढ़ के मैं आई थी या पढ़ने जा रही थी, तो मेकअप रूम में एक किसी ज़माने की प्रसिद्ध लोकप्रिय गायिका रही होंगी, उस वक्त उनका नाम जाना पहचाना नहीं था, तो वो अपने पूरे साज सामान के साथ और अपने साजिंदों के साथ वहाँ मेकअप रूम में थीं और वही रुतबा वो उनका दिखा रही थी या दिख रहा था या उनके व्यवहार में ऐसा था जो कभी रहा होगा। लेकिन उस वक्त उनको उनकी उनकी स्थिति परिस्थिति हालत देखकर ऐसा लगता नहीं था कि ये जो हैं ये कभी रुतबे वाली रही होंगी। ये मुझे बड़ा दिल मसोसा मेरा ये दृश्य देखकर, क्योंकि बाकी लोग जो थे वो सिर्फ इसलिए कि उनको शायद किसी ने प्रमोट किया होगा कि भाई एक बहुत दिन से इनको भी कार्यक्रम देना है, इसलिए उनको कार्यक्रम में बुलाया गया था गाने के लिए। तो ना तो साजिंदे उनकी फिक्र कर रहे थे और न ही टीवी के बाकी जो लोग घूम फिर के आते थे, प्रोडक्शन असिस्टेंट वगैरह, वो भी कोई ख़ास उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन उनको लग रहा था कि वो उन पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और वो उसी तरीके से बर्ताव कर रही थी। ये पूरा किस्सा मैंने पापा को आके सुनाया। पापा सुनते रह गए और कुछ बोले नहीं, लेकिन उसके बाद पापा ने सिर्फ इतना कहा कि मन्नू, मन्नू मेरा घर का नाम है, कि मन्नू बेटा तुम कहानी क्यों नहीं लिखती हो? लिखूंगी कभी, कभी लिखा नहीं मैंने। ये काम पापा का कहा हुआ पूरा नहीं हो पाया। बहुत संवेदनशील थे पापा, चेहरे पढ़ लेते थे। मसलन कोई तकलीफ किसी को है, कोई परेशानी है या परेशानी दिख नहीं रही है, लेकिन वो परेशानी भांप लेते थे, क्योंकि बातों बातों में ही कई बातें वो समझ जाया करते थे। और ये वही कर सकता है जो जो जिसके अंदर बहुत संवेदना हो। प्रेस क्लब मैंने बताया कि हम लोग अक्सर जाते थे, तो वहाँ पे महेश और रघुवीर नाम के 2 वेटर्स हुआ करते थे। पापा को मालूम था कि ये पूरा दिन यहाँ पे लगे रहते हैं और कितनी तनख्वाह इनको मिलती होगी उसका भरोसा नहीं है, गुजारा कैसे होता होगा। तो वो अपना जब बिल चुकाते थे तो उसके साथ में हमें मालूम है उस वक्त वो 30 रुपए अलग से रख देते थे, दया के रूप में नहीं, सिर्फ इसलिए कि उनको लगता था कि ये किसी काम आ सकते हैं। और न कभी वो जताते थे कि मैं किसी पे दया कर रहा हूँ या दया करना चाहता हूँ, कभी नहीं। ये इन 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 बातों से पापा बहुत दूर थे कि वो लेकिन ये बातें बहुत उनके जाने के बाद एक बार हम गए थे जब प्रेस क्लब, तो रघुवीर तो नहीं मिले हमें, लेकिन महेश थे वहाँ पे, काफ़ी बूढ़े हो गए थे। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि याद आते हैं यहाँ आने वाले लोगों में तो सिर्फ आपके पापा याद आते हैं। क्या वजह रही होगी? क्या वो 30 रुपए रहे होंगे? नहीं, उन रुपयों के पीछे भावना जो थी वो ज़रूर रही होगी।
पापा करुणा से भरे हुए थे। दूसरों के लिए वो ऐसा, मैं ऐसा अब कह रही हूँ, कहना चाहती भी हूँ कि वो दूसरों के लिए जीते थे, दूसरों के लिए फिक्रमंद थे हमेशा से। किसी को क्या तकलीफ है, खुद की तकलीफ़ों पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वो न ही कभी प्रकट किया, न ही कभी बताया। अपनी मृत्यु के 2 दिन पहले मुझे याद है कि मैं तब यहाँ आ गई थी, क्योंकि बहुत भयंकर बारिश थी। 27 दिसंबर को, 1990, 27 दिसंबर, और मेरा टीवी में प्रोग्राम था, रेडियो में, माफ़ कीजिए, रेडियो में प्रोग्राम था, नेशनल चैनल पे विविधा नाम से। तो जब वो प्रोग्राम करना था, हेमंत जी का भी कुछ कार्यक्रम था, तो गुंजन होने वाली थी, गुंजन को होने में 1.5 महीना था। तो पीयूष को लेके मैं यहाँ पे आ गई थी, और 27, 28, 29 तक मैं थी यहीं पे। हुआ क्या था कि 27 तारीख को पापा कॉलोनी के बाहर गए होंगे, और वहाँ पे उन्होंने, जैसे उनकी आदत थी कि वो हर एक से बातचीत किया करते थे, तो सिलबट्टा बनाने वाला, यानी सिल के ऊपर जो दांत होते हैं उनको बनाने वाला कोई एक परिवार था। उसमें एक व्यक्ति, एक आदमी था, और शायद कोई उसकी पत्नी थी। तो ये दोनों वहाँ पे बैठे हुए थे, उनको काम की तलाश थी। तो एक तो पापा ने कहा कि भी हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, हालांकि इस्तेमाल होता नहीं था, लेकिन फिर भी पापा ने कहा कि चलो इसको कर दो, तो काम करेगा, उसी बहाने कुछ उसका फ़ायदा होगा। फिर पापा को जब ये लगा कि ये उसने बताया कि 2 दिन हुए अभी सुल्तानपुर से वो आया है, एक पेड़ के नीचे कहीं उसने अपने 3 बच्चों को छोड़ा हुआ है वहाँ पे। अब यहाँ से जाएगा, फिर खाना पकाएंगी इसकी पत्नी, या ये दोनों मिलके बनाएंगे, फिर वो बच्चे खाएंगे, और इतनी ठंड और इतनी बारिश। तो पापा ने अपनी लोई, कंबल, और काफ़ी, मतलब कुछ 2-4 कपड़े वपड़े उसको दिए, और ये कहा कि तुम्हारे बच्चों के लिए हैं ये, उनको उड़ा देना और ठंड से बचाना उनको। वो कहाँ कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, लेकिन उसको, उनके बच्चों को ठंड न लगे, इसकी फिक्र पापा को यहाँ बैठे बैठे होती थी। हमारे घर में, मतलब पापा का जिक्र यहाँ हो रहा है, और पापा की प्रिय बिल्ली, मैं ये कहूँ कि पापा को बिल्ली पालना अच्छा लगता था बहुत। और पापा ने अपने लखनऊ वाले घर में भी 2-1 जानवर पाले हुए थे। और यहाँ पे I-36 के मकान में, जो बहुत पहला मकान था हमारा, वहाँ भी मुझे याद है कि जेसी नाम की बिल्ली थी, सियामीज़ बिल्ली थी, वो हमारे यहाँ थी। फिर आर.के. पुरम में तो हमारे यहाँ पूरी बिल्लियों की 3 पीढ़ियाँ रही हैं, क्योंकि वो मम्मी सेवा करती थी उनकी, और पापा जो थे उनको पसंद थी, तो वो रहती थी हमारे यहाँ। हम लोग भी यदा कदा उनकी सेवा किया ही करते थे। तो मुनमुन नाम की जो बिल्ली थी, वो पापा को बहुत प्रिय थी, सबसे अच्छी लगती थी। पापा ने 40 के बाद प्रेम जो कहानी लिखी है, उसमें वो पूरा वही जिक्र है, मुनमुन। मुनमुन के साथ किस्से ये हुए हैं, माफ़ कीजिए मुझे बहुत खांसी आ रही है, तो बीच बीच में थोड़ा रुकना पड़ रहा है। किस्से, मुनमुन इसलिए भी एक प्यारी थी कि बहुत बचपन से, जब वो उसको, मतलब बचाने से लेकर पापा उसमें इन्वॉल्व थे। मुनमुन की माँ टीना थी, तो टीना जो थी, वो 3 बच्चे थे उसके, ये कहानी में है जिक्र पूरा, और 3 बच्चे थे, उसमें से 2 को बिल्लों ने मार डाला। तो मुनमुन को बचाने के लिए हम लोग गर्मियों के दिनों में अपने घर से बाहर सड़क के पार करके ये चारपाइयाँ और तख्त डाल के सोया करते थे गर्मियों में। तो पापा के तख्त के पास में ही एक बांस की टोकरी रखी रहती थी। हालांकि हमारे गंदे कपड़े रखने की टोकरी थी, लेकिन वो इतनी ऊंची टोकरी थी कि वो कपड़े वपड़े निकाल के उसमें टीना के लिए और मुनमुन के लिए जगह बनाई गई थी।
तो वहाँ पे उनके बिल्कुल बगल से रखी रहती थी कि टीना जब आए तो पापा उठ के तरह उसका ऊपर से खोलते थे ढक्कन। और टीना जब जाए, क्योंकि बिल्ली जो है वो कभी पूरी रात एक जगह तो रहेगी नहीं, आया जाया करेगी। तो ये पापा की नींद कब पूरी होती होगी ये मुझे नहीं पता। वो हो सकता है कि वो बीच में कुछ लिखते विखते रहे, क्योंकि उनके सिरहाने अक्सर जो है वो हम लोगों को जब सुबह तकिया वकिया हटती थी तो सिगरेट के कागज़ के उसके दफ्ती के उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता था, या कागज़ के कुछ एक पन्ने तकिया के नीचे रखे होते थे। बहरहाल मुनमुन इस तरह बची। अब मुनमुन बच तो गई, लेकिन उसके बाद में ये हुआ कि एक और किस्सा ये हुआ कि उनको हम लोगों ने घर से निकालने की सोची कि भाई ये पल बढ़ जाएंगी, यहाँ बहुत खुली जगह है आर.के.पुरम में, तो कई बार डाल दी गई दूसरे तीसरे ब्लॉक में। उसी के ऊपर ये कहानी पापा ने लिखी है। और कहानी पे मैं नहीं जा रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि मुनमुन, पापा कहते थे ये हर बिल्ली का अपना व्यक्तित्व है, और मुनमुन जो है वो इस तरह बर्ताव करती है, हालांकि बहुत ही बेवकूफ़ किस्म की बिल्ली है, लेकिन इस तरह का बर्ताव करती है जैसे कि ये कोई एक इंसान हो। तो पापा ने लिखा है यहाँ पे, श्यामलाल को अचानक 2 चमकती हरी बिंदियां दिखाई दे गईं। मुनमुन की आंखों के अलावा वे और क्या हो सकती थी। मुनमुन ऐसे देखती थी जैसे कोई बहुत गंभीर व्यक्ति हो, जबकि थी वो अपनी उम्र के हिसाब से भी अधिक गाबदू। वही उज़्बक आंखें थीं। जरा देर में उसका सफेद थूथन भी नजर आने लगा, पर उस चेहरे पर इस वक्त वो भय न था जिसे देखने के श्यामलाल आदी थे। उस पर भरोसा था कि मैं जब तक यहां से न निकलूं सुरक्षित हूं। यह हुआ यह था कि वो सब बिल्लियां छोड़ दी गई थी। नाली थी एक सूखी हुई, पत्ते वत्ते उसमें सूखे भरे हुए थे तमाम, और उसमें वो सब बिल्लियां घुस गई थी जाके। मुनमुन भी उसी में थी, मुनमुन गोगी वगैरह ये सब जो थी वो सब उसी में घुसी हुई थी। तो पापा थोड़ी समय बाद में, 1-2 घंटे बाद, छोड़ने के 1-2 घंटे बाद गए, और हम लोग भी गए थे साथ में। और वो बाकायदा वहाँ पे सड़क के किनारे नाली पे झुक कर बैठ कर वहाँ से मुनमुन को निकालने की कोशिश कर रहे थे। इतना प्रेम था पापा को मुनमुन से। तो ये पूरी कहानी जो है 40 के बाद प्रेम, ये वही लिखी गई है। पापा हम लोगों पे कभी कुछ लादते या थोपते नहीं थे। कभी कहते नहीं थे कि ऐसा करो वैसा करो, या तुम्हें ऐसा करना चाहिए। हमारे विवेक पर छोड़ देते थे कि हम क्या करें क्या ना करें। होता है कई बार ऐसा कि इसमें बहुत कुछ सीखते भी हैं, क्योंकि कई बार हम फेल हो जाते हैं अगर अपने विवेक से कई बातें करें। लेकिन उसमें होता क्या है कि हम जीवन के जो अनुभव होते हैं, चाहे वो कठिन हो, अगर हम उसमें भी अगर परीक्षा में ना पास हो पाए तो हम उनसे सीखते हैं, उन क्षणों से सीखते हैं कि हमें इसमें ऐसा करना चाहिए था। हम किसी और की बात जो कही हुई है उसको नहीं मानते हैं, बल्कि अपनी ही बात को अपनी ही बातों से सीखते हैं। एक बहुत मज़ेदार एक और किस्सा है कि जब मैं टीवी के दिनों में थी तो एक ऑफर आया हमारे पास। वो था बिंदी और साड़ी के विज्ञापन का। हमारे लिए तो, मेरे लिए तो बहुत ही मतलब उछल पड़ने की बात थी। उन दिनों विजुअल, ये जो दृश्यात्मक ये प्रचार जो था वो कम था, लेकिन फोटोज़ के माध्यम से था, पोस्टर्स के माध्यम से था। तो उछल पड़ने की बात थी, तो बहुत मैंने जिक्र किया, बल्कि सलाह लेने के लिए जिक्र किया कि पापा ये ऐसा करना चाहिए क्या। ये सूरत में कई साड़ी मिल्स थी, उनका विज्ञापन के लिए मेरे पास आया है ऑफर। पापा ने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही कि देखो ऐसा है कि तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, और करोगी तुम, लेकिन मान लो कि तुम मार्केट गई हुई हो, मार्केट तुम जाओगी, क्योंकि हम जिस तरह के परिवार से हैं
ये मध्यम वर्ग के लोग हैं कि हम लोगों से मिलते जुलते रहते ही हैं। तो सड़क पार करके मार्केट जाओगी और तुमको अगर बाज़ार में अपना पोस्टर लगा हुआ दिखे और उसको 10 लोग और देख रहे हों और तमाम कुछ बातें भी कर रहे हों उसको लेकर, तो तुमको कैसा लगेगा? अब इस बात ने, चाहे वो बिंदी रही हो, साड़ी रही हो, जो भी हो, इस बात ने मुझे सोचने समझने का अवसर दिया। जहाँ वो मेरा उछलना कूदना था उस चीज़ को लेकर कि बहुत बढ़िया ऑफ़र है और इसमें इतनी कमाई होगी मेरी, वो सब धराशायी हो गई। सोचा, मैं बहुत कुछ सोचा, गुना उसमें, और फिर ये इस फैसले पे पहुंची कि नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि ये दुनिया मेरी नहीं है। मेरी दुनिया जो है वो दूसरी दुनिया है। उस दुनिया में अगर मैं लोगों के बीच, ऐसी दुनिया में मैं लोगों के बीच अगर नहीं रहती हूँ तो ही ठीक है, लेकिन मुझे तो लोगों के बीच रहना है, जाना है, 10 काम हैं वो करने हैं, तो फिर ये मेरे लिए ये ठीक नहीं है। कविता आवृत्ति को ही ले लीजिए। पापा ने कविता आवृत्ति के कई कार्यक्रम किए। उसमें हम लोगों ने कविता से, वैसे मुझे पसंद है, पढ़ना पसंद है, लेकिन कभी लिखी नहीं है मैंने। लेकिन जब अज्ञे जी की कविताओं पर कार्यक्रम था तो पापा ने सब लोगों को, कुछ नौसिखिया लोग भी थे हमारी तरह, जिनका रंगमंच से कुछ लेना देना नहीं था, तो आजकल वो सब बहुत से उसमें से जो हैं वो टीवी धारावाहिकों में काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ आते थे, रिहर्सल करते थे। रिहर्सल क्या करते थे, वो खुद जो जैसा, पापा कभी सिखाते नहीं थे उनको, क्योंकि मैंने खुद पापा से कहा कि ये कविता मुझे पसंद है, इसको मैं कैसे बोलूँ, कैसे प्रस्तुत करूँ। तो पापा ने कहा तुम उसको पढ़ो, तुम उसको गुनो, और अगर तुम्हें जो जैसी समझ आए उस समझ के हिसाब से तुम उसका रूप तय करो कि तुम कैसे प्रस्तुत करोगी। और यही चीज़ उन्होंने बाकी सब जितने कलाकार वहाँ पे थे उन सबसे कही। हुआ भी यही कि मुझे लगा कि ये कविता जो थी वो उसको मुझे मंच पर बैठ कर प्रस्तुत करना चाहिए था। मैंने किया और वो बहुत अच्छा रहा। तो पापा जो है वो कविता आवृत्ति हो या जीवन के छोटे छोटे इस तरह के अनुभव हों, और तो और है हेमंत तो मेरे विवाह के समय जो कई जो इस तरह की छोटी मोटी परेशानी नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये था कि हम दोनों ही उस वक्त जो थे वो किसी पक्की नौकरी में नहीं थे, लेकिन हम दोनों ही फ्रीलांस काम कर रहे थे, कमा अच्छा रहे थे, अच्छी तरह रह रहे थे, लेकिन कोई एक स्थायित्व नहीं था। तो उसको लेके बहुत से लोग नानुकुर कर सकते थे। पापा ने यही कहा कि देखो, अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है कि तुम आगे बढ़ सकोगे तो जाओ, आगे बढ़ो, बिल्कुल बढ़ो। फिर समस्या ये आई कि भाई रहेंगे कैसे, रहने के लिए तो वहाँ पे हमारे पास 1 कमरे का 1.5 कमरे का ही घर होगा। तो और मेरा तो टीवी में आना जाना, ऐसे लोगों से उठना बैठना, ये वो सब तो ठीक नहीं है। उसके लिए तो मुझे तो थोड़ा सा तो वैभव होना चाहिए। तो उस पर पापा ने जो था वो जो एक अपना ही जीवन का किस्सा बताया, वो सिर्फ बताते थे। तो ये बताया कि देखो, हम लोगों ने भी जब अपने जीवन की शुरुआत की थी तो एक जाफरी से शुरू की थी, और धीरे धीरे करते करते देखो आज हम यहाँ पे हैं। यही हमने भी किया फिर। और हमने सच मानिए बड़ा अच्छा लगता था कि हमने एक एक चीज़, हेमंत तो मैंने अपने आप खरीदी, बनाई, उपयोग की, तो उसमें किसी दूसरे का दखल नहीं था। तो ये सिर्फ जो काम अपने आप किया वो बहुत ही अच्छा लगा, सुखद लगा, और वो अनुभूति जो थी उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। तो हम कभी चाहते थे कि पापा कभी अपने जीवन के बारे में भी बताएं, अपने अनुभवों के बारे में बताएं, जिससे कि हम कुछ सीखें, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। शायद पापा के पास बताने का समय नहीं था, या वो ये चाहते थे कि हम
हम अपने जीवन को अपने अनुभवों से खुद सीखें और खुद अपने फैसले लें। मेरे ख्याल यही चाहते रहे होंगे वो, क्योंकि उनकी ये कविता जो है ये मेरे अनुभव, शायद ये यही कहती है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे अनुभव। कितने अनुभवों की स्मृतियां ये किशोर मुंह जोड़ते हैं सुनने को, पर मैं याद कर पाता हूं तो बताते हुए डरता हूं कि कहीं उन्हें उनके पथ से भटका न दूं। मुझे बताना चाहिए वो सब जो मैंने जीवन में देखा समझा, परंतु बहुत होशियारी के साथ। मैं उन्हें अपने जैसा बनने से बचाना चाहता हूं। कई बातें हैं जो याद आती हैं और बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें जो हैं ऐसी हैं कि लेकिन वो जीवन में जब सामने आती हैं तो लगता है कि ये यही जीवन है। जैसे किसी भी चीज़ की पहचान करना मैंने पापा की बातों से सीखा। अब एक छोटी सी बात बताती हूँ। हम सब लोग आम खाते हैं। दिल्ली के लोगों के लिए आम का मतलब होता है एक मीठा फल। उनको खुशबू से मतलब नहीं होता, सिर्फ मीठा होना चाहिए। पापा ये कहते थे कि देखो आम के कई प्रकार हैं, दशहरी, रंगड़ा, चौसा, मालदा। ये सब का कोई मीठा है, कोई तुलसी लिए हुए है, किसी की खुशबू अलग है, सब अलग अलग हैं और इनको अलग अलग तरीके से ही पहचानना चाहिए। तभी तभी उसकी खासियत है। एक और बात याद आती है, चिड़िया के संदर्भ में है ये बात। मंगलेश जी अब नहीं रहे हैं हमारे बीच, लेकिन मंगलेश जी अल्मा के साथ प्रेस एनक्लेव वाले मकान में आया करते थे कई बार, और क्योंकि रहते बहुत पास थे, पुष्प विहार में ही रहते थे वो, सेक्टर 1 में, जहाँ बाद में मैं और हेमंत जाके रहे हैं उसी इलाके में। तो मंगलेश जी एक बार अल्मा को लेके आए। अल्मा बहुत छोटी सी थी, तो धूप अच्छी थी। मंगलेश जी और पापा वहीं हमारे बालकनी में कुर्सी डाल के बैठे हुए थे। अल्मा खेल रही थी। खेलते खेलते अल्मा ने अचानक ये पूछा कि अपने पिताजी से पूछा कि ये क्या है। मंगलेश जी ने कहा चिड़िया है। पापा ने मंगलेश जी को घूरा और कहा, मंगलेश जी आप ये क्या कह रहे हैं, बच्चे को बताइए कि वो क्या है। तो चिड़िया तो है, लेकिन क्या है। पापा ने कहा कि ये गौरैया है बेटा। तो मंगलेश जी ने भी कहा, हाँ अल्मा ये गौरैया है। तो ऐसे थे पापा कि केवल चिड़िया कहने से बात नहीं बनेगी, क्या चिड़िया है ये बताओ बच्चे को, ताकि उसके संस्कारों में वो बात बैठ जाए। तो किसी चीज़ को सतही तौर पे न देखकर उसे गहराई से देखना, ये पापा से सीखा। बहुत कोमल हृदय थे पापा, संवेदनशील, और जिंदगी की आम चीज़ों और बातों से बहुत निकटता थी, और ये उनका एक ख़ास गुण था। और उनके तमाम गुणों के साथ साथ मैं उनकी 3 छोटी कविताएं अंत में प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो लगभग यही बातें कहती हैं। पहली है चिड़िए के सामने। सवेरे दिन निकल आने पर मुझे अपने दरवाजे पर फुदकती, चहचहाने को मानो तैयार, पर अपने को मेरी उपस्थिति से रोकती चिड़िया दिखी। मैंने विचित्र लाल हरी चिड़िया
घर के बनावटी बाग में नहीं पाली थी कि उसका फुदकना रोज देखकर अपने को प्रकृति के पास पुनरुज्जीवित करने का एक आदर्श मैं विकृत आधुनिकता के सामने रख सकूं। मेरे लिए इन सच्ची चिड़ियों का फुदकना ही सार्थक है, चाहे वो गौरैया ही क्यों ना हो। ये मेरे लिए उतना ही असली है जितना कि मैं हूं। दूसरी है रोना। एक कहानी पढ़ी जिसमें किसी के साथ ऐसा कुछ घटित नहीं होता था जिससे मैं रो पड़ूं। सिर्फ लोगों के चरित्र थे और चेहरे मोहरे। आगे चलकर शायद कुछ होता, मगर मैं रो पड़ा। तीसरी और अंतिम कविता है प्रश्न। आमने सामने बैठे थे रामदास मनुष्य और मानवेंद्र मंत्री। रामदास बोले, आप लोगों को मार क्यों रहे हैं? मानवेंद्र भौचक सुनते रहे। थोड़ी देर बाद रामदास को लगा कि मंत्री कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और उसने निडर होकर कहा, आप जनता की जान नहीं ले सकते। सहसा बहुत से सिपाही वहां आ गए। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्ते।